हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स को। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सिलेबस को कम्प्लीटली कवर करेंगे। देन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एज यूजुअल। ठीक है, तो अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगें तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये कम्प्लीटली आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। इसमें सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को पता होंगी या आप लोग भूल गए होंगे, तो ये आप लोगों का एक रिवीजन वीडियो है। ठीक है, तो इसमें मैं जो बेसिक टर्म इन्वॉल्व होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में वो आप लोगों को रिवाइज कराने जा रहा हूँ। तो सबसे जो बेसिक टर्म होता है वो होता है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है कि सिस्टम मतलब हम वो सब वो चीज़ जिस पर हम मेजरमेंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक कंटेनर है, कंटेनर में गैस भरी हुई है, तो ये गैस क्या हो गई, हमारी सिस्टम हो गई। क्यों? क्योंकि हम इसके ही प्रेशर को मेजर करेंगे, इसके वॉल्यूम को मेजर करेंगे, इसके टेम्परेचर को मेजर करेंगे। मतलब जिस चीज़ पर हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम हो गया। और ये जो कंटेनर है वेसल का रेस्ट पार्ट, उसको बोलते हैं बाउंड्री। और ये बाउंड्री इस सिस्टम को पूरे सराउंडिंग के साथ सेपरेट करती है। रेस्ट पार्ट जो होता है कंटेनर के अलावा उसको बोलते हैं सराउंडिंग। और इस कंटेनर के जो पार्ट है इसको बाउंड्री बोलते हैं, और जो गैस है उसको हम सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद सिस्टम तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पर एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ। जबकि क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि ओनली आपका एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, मैटर का नहीं होगा। ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा और ना ही मैटर का ट्रांसफ़र होगा सराउंडिंग के साथ। क्लियर है? तो फॉर एग्जांपल जब आप कोई चाय बनाते हो केटली में, ठीक है, तो उसको हीट करते हो, तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि पानी जो है इवापोरेट होकर के सराउंडिंग में जाता है। मतलब चाय का अमाउंट धीरे धीरे कम होता है। तो ये जो है आपका एग्जाम्पल है ओपन सिस्टम का। जबकि क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि आप कॉफ़ी मग में चाय को रख दो, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद चाय ठंडी हो जाती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। कहाँ पे? सराउंडिंग के साथ, लेकिन मैटर नहीं ट्रांसफ़र होता है। जबकि आइसोलेटेड सिस्टम क्या हुआ कि आप किसी थर्मस में चाय रख दो, ठीक है, तो ये चाय का ना तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा ना तो मैटर ट्रांसफ़र होगा, और ये बहुत लंबे टाइम तक आपको टेम्परेचर बना रहता है चाय का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है। तो अर्थ आपका एग्जाम्पल है क्लोज सिस्टम का। एक्चुअली ये गलती से यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग एग्जाम्पल है आपका ओपन सिस्टम का, क्योंकि हम लोग एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफ़र करते हैं अपने सराउंडिंग के साथ। ठीक है, तो यूनिवर्स यूनिवर्स जो है ये आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। क्लियर है? उसके बाद आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है थर्मोडायनेमिक की? दो टाइप की होती है। एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, एक्सटेंसिव मतलब ये डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस। ठीक है, विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। तो ये जैसे मास हो गया एग्जाम्पल, वॉल्यूम हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, इंट्रॉपी हो गया। तो ये सबस्टेंस के अमाउंट पे डिपेंड करता है। कितना अमाउंट होगा तो उतना ज़्यादा ही मास होगा, उतना ज़्यादा ही वॉल्यूम होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि विच डजंट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये सबस्टेंस के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ईएमएफ ऑफ द सेल, पीएच, विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब चीज़ें इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। क्लियर है? अच्छा, आप देखो दो क्राइटेरिया होता है कि अगर कोई सबस्टेंस जैसे हीट कैपेसिटी, ठीक है, तो ये सबस्टेंस के अमाउंट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बोले 1 मोल हीट कैपेसिटी, तो अगर हम मोलर लगा देते हैं तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। क्लियर है? अच्छा, अगर हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करें, सपोज डेंसिटी है तो ये क्या होता है? घनत्व इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक है,
तो ये दोनों ही क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव बन जाती है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं स्टेट ऑफ ए सिस्टम। तो जैसे अगर आपको प्रेजेंट टाइम में पूछा जाए कि आपका स्टेट क्या है, तो आप बताओगे ना कि हाँ मैं पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। तो वैसे ही स्टेट क्या है कि ये कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, तो उस सिस्टम को डिफाइन करता है कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ द स्टेट वेरिएबल। और ये स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, कंपोजिशन। तो कोई भी चीज़ जैसे गैस प्रेजेंट है तो वो आप बताओगे कि उसका टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है, प्रेशर कितना है। ठीक है, क्लियर है। तो ये बोलते हैं हम इनको स्टेट वेरिएबल। उसके बाद थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होते हैं कि कोई भी हम जैसे प्रोसेस कर रहे हैं, सपोज हम हीटिंग कर रहे हैं, तो हीटिंग कर रहे हैं तो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर कर रहे हैं, या प्रेशर कर रहे हैं, या वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हमने गैस का, या हम बाहर से कोई जो है इंसुलेटर लगा दिए मटेरियल का। तो ये 4 टाइप के प्रोसेस जनरली हम होता है सिस्टम में, वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें आइसोथर्मल होता है, तो जिसमें पूरे सिस्टम का जो प्रोसेस होगा, मतलब सिस्टम वन स्टेप से दूसरे स्टेप में जाएगा, लेकिन उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। मतलब उसके डेल्टा टी जो होगा, मतलब जो टेम्परेचर में चेंज होगा वो 0 होगा। देन आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबेटिक। तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होगा, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और यहाँ पर क्यू कांस्टेंट होगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन हम जैसा कि मैथमेटिक्स में जानते हैं कि फंक्शन क्या बताता है कि आपको कौन कौन से वेरिएबल पे वो डिपेंड करता है, वो चीज़ बताता है। तो यहाँ पर डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे वो कौन कौन से वेरिएबल पर डिपेंड करेंगी, वो आपको फंक्शन बताएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, एक स्टेट फंक्शन होता है, एक पाथ फंक्शन होता है। ठीक है। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है कि जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर ही डिपेंड करेगा, जो मतलब ऐसी क्वांटिटी, सपोज एनर्जी हो गई, इंटरनल एनर्जी, हाँ, या फिर आपकी इंट्रॉपी हो गई, तो ये केवल स्टेट फंक्शन होते हैं। मतलब ये स्टेट पे कितना है और ये स्टेट पे कितना है, इसी पे डिपेंड करता है। ये नहीं डिपेंड करता कि किस पाथ को फॉलो कर रहे हो। क्लियर है। अच्छा, जबकि पाथ फंक्शन क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि सिस्टम कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है। तो इसमें आपका हीट हो गया, वर्क डन हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, ये सब एग्जांपल है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि जैसे कोई फंक्शन आपको दिया है जो कि 2 वेरिएबल है। ठीक है, एक्स और वाई दोनों एक साथ वेरी कर रहे हैं, तो उसका आप डिफ्रेंसिएशन कैसे करोगे। हम लोग जैसे मैथमेटिक्स में अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज अगर वो एक्स का फंक्शन है ओनली, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, टोटल डिफ्रेंशिएशन डी जेड इजक्वल टू, पहले हम जेड को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उस समय वाई कांस्टेंट होगा और जो चेंज आएगा ओनली डी एक्स में आएगा। जबकि दूसरा जो होगा फंक्शन डी जेड बाई डी वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स करेंगे, और उसको हम जो चेंज होगा वो डी वाई में होगा। क्लियर है। तो ये जो है आपका एग्जैक्ट ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है। ठीक है। तो अब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होता है, ठीक है, इसको यूलर्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया होता है, तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद रखना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, डी जेड इजक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अब अगर m जो है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है। तो और n जो है n को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर ये दोनों का डिफ्रेंशिएशन इक्वल आएगा तो वो यूलर्स थ्योरम को फॉलो करेगा, या वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो एग्जैक्ट होगा। ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन 1-2 बार पूछा जा चुका है नेट के एग्जाम में। तो सपोज पी वी इजक्वल टू एन आर टी, तो अगर आपको जैसे यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है, सपोज यहाँ पर प्रेशर के साथ टेम्परेचर का वेरिएशन करके एट कांस्टेंट v, तो आप सिंपली पहले p की वैल्यू निकाल लो। तो p बराबर क्या मिल जाए आपको, nRT बाई v। ठीक है। तो आप p को डिफ्रेंशिएट करो t के साथ, तो ये पूरा टर्म पहले कांस्टेंट है तो ये बाहर लिख लो, देन t केवल x है तो x का डिफ्रेंशिएशन ओनली 1। तो इस टाइप से होता है ये। क्लियर है। इसके बाद साइक्लिक रूल में आ जाओ। साइक्लिक रूल क्या होता है कि जैसे हम 3 वेरिएबल एक साथ ले रहे हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, और तीनों का हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं डिफ्रेंशिएशन करते हुए। ठीक है। तो जैसे हम डी पी बाई डी टी कर दिए,
फिर डी टी बाई डी वी कर दिए, फिर डी वी बाई डी पी कर दिए, तो फाइनली जो हमको मिलता है ये -1 के इक्वल मिलता है। ठीक है, तो ये आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो आइडियल गैस इक्वेशन से। ठीक, तो आप प्रूफ करके इसको जो है मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि हो रहा है या नहीं। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद मैं एक, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि वर्क और हीट जो है ये पाथ फंक्शन होते हैं, लेकिन ये कभी कभी स्टेट फंक्शन की तरह भी बिहेव करते हैं। ठीक है, तो कब होता है, तो देखिए आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हो, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो डी यू इजक्वल टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ठीक है, तो अगर एडियाबेटिक क्राइटेरिया लगाया जाए तो मतलब क्यू कांस्टेंट होगा, मतलब जो चेंज इन क्यू होगा वो जीरो होगा। क्लियर है, तो डी यू इजक्वल टू क्या मिलेगा, डब्ल्यू मिलेगा ओनली। तो ये डी यू क्या है, डी यू के इंटरनल एनर्जी है, तो ये स्टेट फंक्शन होता है, तो वर्क डन इस केस में स्टेट फंक्शन होगा। मतलब अगर कोई प्रोसेस एडियाबेटिकली हो रहा है तो वहाँ पर जो वर्क डन होगा, ठीक है, वो स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। ठीक, और ऐसे ही हीट के केस में देखो आप, तो डी यू इजक्वल टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू। हाँ, तो अगर आपका जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस हो, ठीक है, मतलब उसके वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो ये जो पार्ट है ये जीरो हो जाएगा। उस केस में डी यू डी क्यू के इक्वल होगा, तो यू जो है अभी स्टेट फंक्शन होता है, तो क्यू भी स्टेट फंक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब कुछ थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट हैं जो इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो जब कोई गैस एक्सपेंड करती है या कंप्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये सब टर्म यूज होता है। क्लियर है, तो पहला जो होता है अल्फा, अल्फा को बोलते हैं आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो मतलब कि कोई भी गैस का मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है, सॉरी मॉलिक्यूल है, तो इसको अगर हम हीट कर रहे हैं तो इसकी खुद की कैपेसिटी कितना है एक्सपेंड करने की। ठीक है, ये चीज़ होती है अल्फा। तो अल्फा मतलब हो गया कि चेंज इन द वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम अपॉन डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी चेंज करने पर इसके इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको बोलते हैं हम थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। क्लियर है। देन अगर हम किसी गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितनी है ये हम निकालते हैं। तो क्या होता है कि जैसे हमने प्रेशर लगाया, ठीक, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो हम प्रेशर के साथ देख रहे हैं कि उसके वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ। वॉल्यूम उसका ऑब्वियसली घटेगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन आया। तो डी वी बाई वी मतलब वॉल्यूम कितना चेंज हुआ अपॉन प्रेशर के साथ, ठीक है, डी पी एट कांस्टेंट टी, तो ये हो गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्लियर है। हाँ, इसके बाद अब देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर, एक टर्म आता है यहाँ पर, जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा होता है कि जहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज करने पर उसके प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं होता है, मतलब डी पी बाई डी बी एट कॉन्स्टेंट टी जीरो होता है। तो उस केस को अगर यहाँ पर लगाओगे आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में, तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर पर इनफाइनाइट होती है। ये चीज़ है मेनली कहने का मतलब। ये आप यहाँ से भी देख सकते हो कि ये आपका डी पी बाई डी वी, इसको आप नीचे लिख दो डी पी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी, तो आप ये देखो कि ये जीरो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर पर, मतलब उसके प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं होती है वॉल्यूम के साथ। हाँ, तो उस केस में जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है उस गैस का वो इनफाइनाइट होता है। देन आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज कोफिशिएंट, तो इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि किसी गैस का प्रेशर मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और उसके हम वॉल्यूम को फिक्स कर दिए कि मतलब वॉल्यूम इतना ही रहेगा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं उसके प्रेशर में कितना चेंजेज आ रहा है। ठीक है, तो डी पी बाई पी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वी, तो ये होता है 1/p डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी, इसको बोलते हैं हम गामा। हाँ, तो इसको आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो आप आइडियल गैस के लिए अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालिए और मुझे बताइए कि कितना आ रहा है। ये आपको मिलेगा अल्फा और गामा की वैल्यू इक्वल आएगी, लेकिन वो बीटा के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर एक जस्ट आप जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन।
तो एप्सिलॉन को ही बोलते हैं इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। तो सेम ये गैस के केस में भी होता है कि जैसे हम स्ट्रेस लगाते हैं तो स्ट्रेस हो जाता है प्रेशर और स्ट्रेन होता है उसका वॉल्यूम, ठीक है, तो एप्सिलॉन आता है। अब आते हैं जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो सबसे बेसिक जो है थर्मोडायनेमिक्स का जो लॉ था वो जीरोथ लॉ था। इसमें क्या क्या कहा गया है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी, जो दोनों इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, अगर ये तीसरी बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम में हैं तो वो आपस में भी इक्विलिब्रियम में होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग टेम्परेचर का मेजरमेंट करना सीखे थे, ठीक। इसके बाद हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है कि कोई भी सबस्टेंस होता है, ठीक है, उसकी एक कैपेसिटी होती है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो C जो होता है वो dQ/dt होता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक। तो हमने जैसा कि पढ़ा है कि Q जो है वो पाथ फंक्शन है, ठीक। तो हीट कैपेसिटी भी पाथ फंक्शन हो जाएगा, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए टेम्परेचर में जितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ता है उसको बोलते हैं हम हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस पे होता है, एक होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो CV जो है ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, तो मतलब कितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज होने के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसको CV बोलते हैं। और ऐसे ही सेम एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो होता है उसको हम CP बोलते हैं। तो अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं कि du = dq + w होता है। तो यहाँ पर हम कुछ कन्वेंशन फॉलो करते हैं IUPAC का, कि वर्क डन निगेटिव लेते हैं हम। कब निगेटिव लेते हैं? जब वर्क डन बाय द सिस्टम हो, मतलब कोई गैस भरी हुई है किसी सिलेंडर में और वो खुद से एक्सपेंड कर रही है, तो वो वर्क डन जो होता है वो निगेटिव होता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि गैस का प्रेशर आपका एक्सटर्नल जो प्रेशर लग रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये है, तो आप W जो है ये माइनस आएगा, मतलब अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो निगेटिव होगा, और वर्क डन अगर ऑन द सिस्टम होगा, ठीक है, ऑन द सिस्टम होगा तो इसका फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बाय द सराउंडिंग होगा ये वर्क डन, ठीक। तो उस केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा, ठीक। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। उसके बाद हीट के लिए आते हैं। हीट में IUPAC का क्या कन्वेंशन है कि अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा, अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो वो निगेटिव होगा। क्लियर है? वर्क डन में क्या होता है, सिस्टम के द्वारा अगर काम किया जा रहा है तो वो निगेटिव होगा, सिस्टम पर काम किया जा रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास एक रिलेशन होता है कि CP - CV = NR होता है। तो अभी हमने CP का वैल्यू पढ़ लिया, CV का वैल्यू पढ़ लिया, वो निकाल सकते हैं हम लोग। तो उससे पहले हम एक बेसिक डेरिवेशन के बारे में जानते हैं कि जो डेल्टा H होता है ये डेल्टा U + P डेल्टा V होता है ना। तो डेल्टा H को हम QP भी लिख सकते हैं और डेल्टा U की जगह हम QV भी लिख सकते हैं और डेल्टा N RT के टर्म मिलाते हैं। तो ये कैसे होता है कि जैसे DQ होता है हमारा, ये DU + W होता है, ठीक है। तो DU = क्या हो गया, DQ - DV अगर एक्सपेंड कर रहा है गैस तो, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो DV 0 हो जाएगा, ठीक है। तो DU = DQ भी मिल गया, तो इसको हम बोलते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर QV। और हम जानते हैं कि CV की जो वैल्यू होती है वो dQV/dt होती है, तो हम यहाँ से QV की वैल्यू लिख सकते हैं CVdt, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर ये QV की वैल्यू हम लिख दिए CVdt। तो H अब इंथैल्पी होता है, तो इंथैल्पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, U + PV। तो D यहाँ पर हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, तो ये DH = मिल जाएगा DU + PdV + VdP। और ये जो है हमारा क्या है, ये DQ है, ठीक है, और ये VdP ऑलरेडी है। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे अगर ये सिस्टम काम कर रहा है, ठीक, तो DH एट कांस्टेंट प्रेशर जो होगा वो DQP के इक्वल होगा। और हम जानते हैं कि CP बराबर क्या होता है, dQ/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वहाँ से हम यहाँ पर CP की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली जो है हमने
DH निकाला CpDT और DU निकाला CvDT। तो हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो DH इज इक्वल टू DU प्लस PdV होता है। तो PdV की जगह हम जो है ये डेल्टा, PV की जगह nRT लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा nRT मिल जाएगा और प्लस DU की जगह हम QV लिख सकते हैं और DH की जगह QP लिख सकते हैं। तो ये एक स्मॉल रिलेशन मिलता है, इसको भी याद रखिए आप। और हाँ, ये देखिए, ये आप बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, इसको आप कर सकते हो कि CP माइनस CB इक्वल टू NR। तो CP की जगह क्या रख सकते हैं, DH बाई DT एट कॉन्स्टेंट P, और CV की जगह DU बाई DT एट कॉन्स्टेंट V। तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपको ये निकालना है कि dPV बाई डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट P, ठीक है। तो आप आइडियल गैस के लिए PV इक्वल टू NRT होता है, ठीक है। तो आप सिंपली इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो ये आपको NR मिलेगा ओनली, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग द वीडियो, और आगे के वीडियोस में और अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे और मैं इस पूरे सिलेबस को आप लोगों को कंप्लीट कर दूंगा, गेट जो भी है थर्मोडायनेमिक्स का। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।